हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है वो एक आपका टेस्ट है, मॉक टेस्ट टाइप का है, जिसमें हम आज सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चंस को, जो कि पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में तीनों में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में वेटेज रखता है, ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा अगर दूसरा हम देखें जो आपके वेटेज रखता है एग्ज़ाम में, वो होता है पेडागोजी। चाहे हम पीआरटी के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे टीजीटी के एग्ज़ाम की बात करें और पीजीटी पीजीटी में आई थिंक 40 मार्क्स का जो है आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है और पीआरटी में भी इसका काफ़ी वेटेज होता है। तो आपको यहाँ पर जो समय सबसे ज़्यादा देना है अपने सब्जेक्ट के अलावा, अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँ तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो पहले आप प्रायोरिटी रखिए अपने सब्जेक्ट को और दूसरा प्रायोरिटी रखिए पेडागोजी को। और पीआरटी में तो पेडागोजी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस को देखते हुए और एग्ज़ाम टाइम को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, मैं आपके लिए एक 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट यहाँ पर लेके आई हूँ। यहाँ पर आप इसको चाहे एक रिवीजन सेशन माने या आप इसको अपने आप को एक टेस्ट करें कि आपने कितना पढ़ा है और किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। सबसे पहले आप चैनल पे अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को आप हमारी फॉलो करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चंस के बीच में कोई फालतू डिस्कशन नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन और फिर आंसर की बात करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ूंगी और जो ऑप्शंस होंगे आप अपने मन में उसको मार्क कर लीजिएगा कि ये होगा, और फिर जब मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी तो आप चेक कर लेना कि आप सही हैं या आप गलत हैं। तो इससे आपकी जो तैयारी है उसका टेस्ट एक हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि सीडीपी हो गया, ईवीएस है, साइंस है, इन चीज़ों का जो एक छोटा छोटा वीडियोज़ के रूप में, टेस्ट के रूप में मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अगर आप वीडियोस को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टेस्ट के लिए आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चैनल पर बने रहिए, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। इसके अलावा छोटी सी एक बात और मुझे आपसे कहनी है, ईवीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैराथन के रूप में, साइंस का इंपॉर्टेंट सेशन मैराथन के रूप में और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने करा दिए हैं चैनल पर, तो उन्हें आप ज़रूर देख लें। क्योंकि पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें 20 नंबर का ईवीएस आएगा, 20 नंबर का ही साइंस आएगा और 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। वो तो सभी में आना है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भी जो सेशन है अपलोडेड है चैनल पर, वो आप ज़रूर देख लेना। और ईवीएस का भी आप, वैसे ईवीएस की मैंने डेली बेसिस पर भी क्लासेस कराई हैं, 14 सेशन थे, बहुत कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो वो 14 क्लासेस ईवीएस की और जो साइंस और ईवीएस की मैराथन मैंने कराई है, आधे आधे घंटे की है, ज़्यादा टाइम की नहीं है, वो आप ज़रूर देख लें, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब काफ़ी डिस्कशन हो गया है, क्योंकि ये आपको बताना ज़रूरी है कि मैंने क्या पढ़ा दिया है, आपको क्या देखना ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि, ठीक है, वो 90 से 110 के बीच में है। जो बुद्धि लब्धि है, बच्चे का आईक्यू है, वो 90 से 110 के बीच है, 90 से 110 के बीच में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। क्योंकि ये जो एक गैप होता है ना, एक इतने से इतने के बीच है, तो उसको अलग टाइप की बुद्धि बोला जाएगा। फिर इतने से इतने के बीच अलग बुद्धि होती है। तो अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो जल्दी से अपना आंसर आप अपने माइंड में मार्क कर लीजिए कि क्या वो सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है या प्रतिभाशाली है। इस क्वेश्चंस पर हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी से कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक मॉक टेस्ट है, आपको बस क्वेश्चन अपना मार्क करना है, क्योंकि अब तक आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो अगर मैं इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सामान्य बुद्धि। अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो वो कैसी बुद्धि होगी, सामान्य बुद्धि होगी, ये आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, बच्चे के लिए, ठीक है,
बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम है, वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है वो कितने वर्ष के बच्चों पर लागू होता है? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या 6 से 12? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड में मार्क कीजिएगा और मैं आपको बताती हूँ उसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष। जी हाँ, जो शिक्षा का अनिवार्यता का अधिकार है, निःशुल्क अधिकार है, वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। बताइए, एक बच्चे का बुद्धि और विकास का अध्ययन, यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही है, तो बुद्धि और विकास की लर्निंग यानी अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अगर हमें बुद्धि और विकास के बारे में जानना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? 4 ऑप्शन है, फटाफट अपना आंसर मार्क करिए। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि, ये आपको बताना है। तो मैं अगर बात करूं बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की जो सबसे अच्छी विधि है वो है विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा उनमें से नहीं है? आपको ये बताना है। जो गार्डनर है एक शिक्षाविद है ना, एक शिक्षा शास्त्री हैं गार्डनर, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो गार्डनर ने कितने का अधिमान निर्धारित किया है बुद्धि के लिए? तो 7। ये भी याद रखिए कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है और उन 7 में से इनमें से 3 है लेकिन एक नहीं है, तो जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि, गार्डनर ने इनमें से कौन सा नहीं दिया है? जो कि 7 बुद्धि के अधिमान गार्डनर ने दिए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये फटाफट बताइएगा। तो गार्डनर ने जो नहीं दिया है वो है भावात्मक बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी गार्डनर ने स्थान संबंधी बुद्धि बताई है, अंतर्वैयक्तिक बताई है और भाषात्मक बताई है, लेकिन गार्डनर ने जो भावात्मक बुद्धि है उसके बारे में नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना आंसर पहले आपको मार्क करना है और फिर चेक करना है कि वो सही है या नहीं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यहाँ पर आपसे पूछा है बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि आपसे यहाँ पर उसकी पूछी है, वो कितनी होगी? तो ये जो एक फॉर्मूला है उस आपको आपने वो पढ़ा होगा कि मानसिक आयु वास्तविक आयु से हम कैसे बुद्धि लब्धि को निकाल सकते हैं। तो फटाफट निकाल करके अपना आंसर यहाँ पर आप मार्क कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अब तक आपने निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले देखिए समझिए कि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल है। देखिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु जब आपको गिवन होती है तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु कर दीजिए, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने का। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? मानसिक आयु 5 है, वास्तविक 4 है, इंटू 100। तो जब इसको कट करेंगे 4 से 25 बार और 25 पंचे 125, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 125, ऑप्शन नंबर ए। समझिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? आपको पता है पेडागॉजी में डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसने कहा है, ये किसके शब्द हैं। तो आपको वैसे ही बताना है कि जो मनोविज्ञान है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने बोला है? बी एन झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। फटाफट से अपना आंसर मार्क कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किनर ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्किनर ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने बोला है? ये स्किनर ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है
हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के जो अक्षर हैं उनको बच्चे किस आयु में पहचानने लगते हैं? आपको बताना है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 में या 6 में। फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। आपने मार्क कर लिया होगा। अब मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष में। ठीक है, बच्चे हिंदी के अक्षरों को कब से पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष की आयु से बच्चे हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? प्याजे की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनमें से बात चल रही है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। तो जो प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु तक मानी जाती है, ये आपको बताना है। आपने ऑप्शंस में से अपना जो आंसर है वो मार्क कर लिया होगा। अब मैं बताती हूँ, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 से 15 वर्ष। जी हाँ, अगर हम बात करें प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की तो उसकी अवधि प्याजे ने मानी है 11 से लेकर 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय या कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बच्चे को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा और मैं अब आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 280 दिन। जी हाँ, गर्भ में बच्चे को विकसित होने में 280 डेज लगते हैं, यानी कि 280 दिन लगते हैं गर्भ में बच्चे को विकसित होने में। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? जी हाँ, आपको बताना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया था। अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा अगर आपको पता है तो। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेस्टोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया था और ये कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट, बालक का विकास होता है, आपको बताना है जो बालक का विकास है वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर मार्क कर लीजिए। राइट आंसर की मैं बात करूं तो बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बालक का विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्तुलाकार गति होती है? बताइए फटाफट से। तो इनमें से गलत आपसे पूछा है कि गलत कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विकास सिर से पैर की ओर होता है और वर्तुलाकार गति में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेकिन गलत है क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। जब गर्भाधान होता है तो उसकी अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है? डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था। तो गर्भधान की अवस्था जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशवावस्था, क्योंकि हमें पता है भ्रूणावस्था, बीजकरण और डिंब ये सब गर्भाधान की अवस्था के क्या होते हैं? अवस्थाएं होती हैं गर्भाधान काल की। लेकिन शैशवावस्था तो बच्चे की विकास की एक अवस्था होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? बताइएगा। मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अपना ऑप्शन मार्क करिएगा। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाती है? मन और शरीर का विकास। जी हाँ, मन और शरीर का विकास कहलाती है मानव के जीवन की मनोभौतिक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, या इन सभी का?
गर्भ में सबसे पहले बच्चे के किस अंग का, किस चीज़ का निर्माण होता है? अपना आंसर आपने मार्क कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले बच्चे का जो सिर है उसका निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी आपने मिस नहीं करना, ध्यान से समझिए अगर आपको नहीं आता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सिर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320? फटाफट से अपना आंसर आप मार्क कीजिए। तो जन्म के समय शिशु में होती हैं 270 हड्डियां। कितनी बोन्स होती हैं? 270 होती हैं जन्म के समय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना कब शुरू करता है? अच्छा क्वेश्चन है। बालक अपनी माँ को कब पहचानना शुरू करता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो जो बच्चा है वो अपनी माँ को 3 माह में ही पहचानना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा अपनी माँ को 3 महीने में ही पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब शिशु होता है, ठीक है, जब वो पैदा होता है बच्चा, शिशु है वो, तो उसके मस्तिष्क का भार उस समय कितना होता है आपको ये बताना है। तो बच्चे के जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम्स होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम, 350 ग्राम्स होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में हम कब पहुंच जाते हैं, है ना? सपनों में, ख्यालों में। कल्पना हम कब से करने लगते हैं, है ना? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में? फटाफट से अपना आंसर बताइए। तो जो कल्पना जगत में विचरण होने लगता है बच्चे का, वो शैशवावस्था और किशोरावस्था में होने लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल्पना जगत में विचरण कब से शुरू हो जाता है बच्चे का? शैशवावस्था और किशोरावस्था में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब से करना शुरू कर देता है? बच्चा जो है वो जो मेन कलर्स हैं, ठीक है, मुख्य रंग हैं, उनकी पहचान कब से करना शुरू कर देता है ये आपको बताना है। तो बच्चा मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है 5 वर्ष की उम्र से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। 5 ईयर से, 5 वर्ष से वो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, उससे पहले नहीं कर पाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, आपको इस तरह के और मॉक टेस्ट के रूप में वीडियोस चाहिए, ये भी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जाने से पहले आपको बस कुछ सेकंड्स देकर मेरे लिए इतना एफर्ट करना है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें, इस लिंक को आप शेयर कर दें अपनी जो भी आपके सोशल साइट्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी पर आप इस वीडियो को, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाकर आप अपने कोई भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अगर पीआरटी या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है कि बाकी बचे 10 से 15 दिन में हमें कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना है, उसकी भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं अपने डायरेक्शन के लिए कि कैसे आपको लेकर चलना है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।